Good morning class. So today we are going to discuss about fundamental rights and secularism. These are some remaining points topics in the chapter number 1 है ना. फर्स्ट चैप्टर में आपके बाकी सारे टॉपिक्स हो गए थे. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा था ना. वाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन एंड देन सम की फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ की फीचर्स थे जिसमें से हमने 3 कर लिए थे और 2 रह गए थे. 3 कौन कौन से थे? फेडरलिज्म, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और सेपरेशन ऑफ पावर, है ना. फेडरलिज्म का मतलब पता है, याद होगा. फेडरलिज्म, सेपरेशन ऑफ पावर एंड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, है ना. ये कुछ 3 टॉपिक्स थे. इसमें फेडरलिज्म में क्या था, मोर देन 1 लेवल ऑफ गवर्नमेंट. इसमें 3 टीयर्स की गवर्नमेंट बनाई थी हमने, है ना. 3 टीयर्स का मतलब सेंट्रल लेवल पर अलग, स्टेट लेवल पर अलग और फिर लोकल लेवल पर अलग. हमारी इंडियन गवर्नमेंट का जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर है, कंस्ट्रक्शन है, वो कैसा है? पहले है सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना. सेंट्रल गवर्नमेंट के नीचे होती है स्टेट गवर्नमेंट. स्टेट गवर्नमेंट के नीचे होती है, फिर इसके नीचे 2 पार्ट्स हो जाते हैं ना. पहले लोकल सेल्फ गवर्नमेंट आ जाती है. लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में 2 पार्ट होते हैं, पंचायत एंड इधर म्यूनसिपैलिटीज़. तो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें 3 टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल, स्टेट और लोकल लेवल. लोकल लेवल में ये जो पंचायत होती है ये विलेजेस के लिए होती हैं, है ना. और ये म्यूनसिपैलिटीज़ सिटीज़ के लिए होती हैं. या फिर जो अर्बन एरियाज़ होते हैं, ये रूरल एरियाज़ के लिए, ये अर्बन एरियाज़ के लिए. अर्बन एरियाज़ मतलब सिटीज़ वगैरह, है ना. अब इसमें हर एक, इसमें भी अलग अलग लेवल्स होते हैं ना. पंचायत होती है, फिर पंचायत ग्राम सभा होती है, फिर पंचायत समिति होती है ना. और इसमें भी म्यूनसिपैलिटीज़, म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस, ऐसा कुछ अलग अलग लेवल्स होते हैं. वो आपने शायद 6th क्लास में पढ़े होंगे ना. तो ये एक रफ स्ट्रक्चर है जिस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, फिर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. फिर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हमने देखा था कि सबको वोट देने का राइट होता है ना. आप सबको अपने रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करने का अधिकार है. और फिर सेपरेशन ऑफ पावर है, तो इसमें 3 तरीके के होते हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी. इन तीनों के अलग अलग काम होते हैं. लेजिस्लेटिव का काम होता है मेक द लॉज, है ना, मेक लॉज. इसका काम होता है इम्प्लीमेंट लॉज, इम्प्लीमेंट लॉज. और जुडिशरी का काम होता है इन सबको सुपरवाइज करना, सुपरवाइज करना, है ना. लेजिस्लेचर क्या करता है, लॉ बनाने का काम करता है. एग्जीक्यूटिव क्या करता है, लॉ इम्प्लीमेंट करने का काम करता है. और लेजिस्लेटिव के मेंबर कौन कौन से होते हैं? इसके मेंबर होते हैं MLAs, MPs, है ना, जिनको हम अपने लेवल पर चूज़ करते हैं. MLAs, MP के वोट होते हैं ना, इनको हम चूज़ करते हैं. फिर इम्प्लीमेंट करने में कौन कौन से लोग कौन कौन होते हैं? इसमें गवर्नमेंटल ऑफिसर होते हैं, मिनिस्टर्स होते हैं. हर एक डिपार्टमेंट का अलग अलग, जैसे चाइल्ड वेलफेयर के लिए अलग मिनिस्टर हो गया, है ना, वुमेन्स एंड चाइल्ड वेलफेयर के लिए. फिर सोशल जो रियलिटीज़ लाइक SCs और STs के लिए है, तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए अलग मिनिस्टर हो गया. हर एक डिपार्टमेंट में, एग्रीकल्चर के लिए अलग हो गया, इंडस्ट्रीज़ के लिए अलग मिनिस्टर्स हो गया. तो हर एक डिपार्टमेंट के अलग अलग मिनिस्टर होते हैं. उनके कुछ ऑफिसर्स होते हैं, उन ऑफिसर्स के साथ में मिलकर वो लॉज को इम्प्लीमेंट करने का काम करते हैं. और लॉ बनाने का काम सिर्फ वो एक मिनिस्टर नहीं करता है ना, उसके साथ साथ लेजिस्लेचर में जितने भी लोग होते हैं, जितने भी जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वो सभी वोट करते हैं कि वो लॉ बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, ना. और जुडिशरी क्या करती है? अब ये दोनों का काम, इन दोनों में अगर कभी कॉन्फ्लिक्ट हो जाए ना, कभी लड़ाई हो जाए, तो जुडिशरी उसको सॉल्व करने का काम करती है ना, सॉल्व द कन्फ्लिक्ट्स. तो ये एक थोड़ा सा ब्रीफ हो गया उसके बारे में कि भाई फेडरल स्ट्रक्चर क्या होती है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है और सेपरेशन ऑफ पावर क्या होता है. अब अपने पास 2 टॉपिक बच गए, एक फंडामेंटल राइट और सेक्युलरिज्म. ये सब हम क्या पढ़ रहे हैं? दीज आर सम की फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन.
की फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। फंडामेंटल राइट। अब फंडामेंटल राइट्स का मतलब क्या है? फंडामेंटल में ये जो फंडामेंटल वर्ड है इसका क्या मतलब है? फंडामेंटल का मतलब होता है बेसिक, है ना। ऐसे कुछ बेसिक राइट्स हैं। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट हुआ था, तो उस टाइम ये कुछ बेसिक राइट्स थे जो सिटीजन्स को दिए गए थे, है ना, ताकि वो जो पिछला जो हमारा ब्रूटल एक्सपीरियंस है ना, आर्बिट्रेरी रूल का मतलब कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो चाहती थी वो कर सकती थी, है ना, वो वैसे लॉज बना सकती थी जैसे वो चाहती थी। उसमें हमारा कोई पार्टिसिपेशन वगैरह कुछ भी नहीं था। तो उस आर्बिट्रेरी रूल्स को, उस आर्बिट्रेरी एक्सपीरियंस को भूलने के लिए, है ना, ताकि लोगों का डेवलपमेंट हो सके, उसके लिए कुछ फंडामेंटल राइट्स लोगों को दिए गए। फंडामेंटल मतलब बेसिक राइट्स। इनिशियली ये जो राइट थे ये 7 थे, शुरुआत में जब दिए गए थे तब 7 थे। फिर उसके बाद एक राइट टू प्रॉपर्टी था, उसको हटा दिया गया था। फिर उसके बाद में हमारे पास ये 6 फंडामेंटल राइट्स बच गए थे। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अब हम हर एक राइट को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। राइट टू इक्वालिटी। इक्वालिटी मतलब समानता का अधिकार, है ना, समान, सारे के सारे समान। अब उसमें ना तो कास्ट के हिसाब से कोई आप डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हो, ना रेस के हिसाब से कोई डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हो, ना रिलीजन के हिसाब से कोई डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हो, है ना सेक्स के हिसाब से कोई, है ना। तो इन सब चीज़ों के जेंडर, है ना, तो इन सभी चीज़ों को लेकर आप किसी भी तरीके का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। तो कास्ट मतलब जाति, रेस यानी कि कलर, रिलीजन, है ना, ये कुछ चीज़ें थी जिनके बेसिस पर पहले डिस्क्रिमिनेशन हुआ करता था, है ना, बिफोर कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंटेड। जब कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट हुआ था उससे पहले डिस्क्रिमिनेशन होता था, है ना, विमेंस के साथ में, या फिर कोई दूसरे रिलीजन के लोगों के साथ में, या फिर कोई कास्ट के हिसाब से। कास्टिज्म बहुत था हमारी सोसाइटी में, है ना। तो ये सारे जो डिस्क्रिमिनेशन थे, है ना, भेदभाव थे, इन सभी को हटाकर इक्वालिटी इन द आइज ऑफ लॉ, कानून सबके लिए बराबर होगा, सभी को इक्वली ट्रीट करेगा, है ना। कोई भी लॉ बनता है तो उसमें सबको समान अधिकार दिए जाएंगे। जैसे कोई एम्प्लॉयमेंट के लिए लॉ बन गया, है ना, तो सभी को इक्वली वो इम्प्लीमेंट होगा ना, सभी उसमें इक्वली पार्टिसिपेट। कोई जैसे कोई रिक्रूटमेंट आया, कोई भर्ती आई, है ना, तो उसमें क्या होगा कि सभी लोग जो लोग चाहें उसमें अपना फॉर्म भर सकते हैं ना, अगर उनका, और कोई भी कास्ट के हिसाब से डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। हालांकि रिजर्वेशन होता है, उसके बारे में हम आगे बढ़ेंगे ना। रिजर्वेशन कुछ लोग कहते हैं कि ये एक तरीके का डिस्क्रिमिनेशन है कि भाई एससीज एसटीज़ को ज़्यादा प्रिविलेज क्यों दे रहे हैं, तो उसके बारे में आगे बढ़ेंगे। लेकिन कानून की नज़र में, है ना, सारे जो लॉज होंगे उन सब की नज़र में सबको इक्वल माना जाएगा, है ना। अगर कोई बहुत बड़ा कोई मिनिस्टर है या फिर कोई वेज वर्कर है ना, उन दोनों को इक्वली ट्रीट किया जाएगा कानून की नज़र में। अगर उन्होंने एक ही क्राइम किया तो दोनों को बराबर सज़ा मिलेगी। इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये 2 चीज़ें हैं इसमें। इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, है ना। लॉ के सामने मतलब कानून के सामने सारे बराबर होंगे और सभी को इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ मिलेगा, है ना। सभी को समानता से, सभी को सुरक्षा का अधिकार मिलेगा। राइट टू लाइफ सभी को इक्वालिटी से मिलेगा, है ना। कोई भी किसी के साथ किसी की लाइफ पर कोई हार्मफुल अटैक नहीं कर सकता, है ना, चाहे वो कितना ही गरीब, कोई इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से हो या फिर कोई सोशली वीकर सेक्शन से हो, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सबको इक्वल प्रोटेक्शन मिलेगा लॉ की तरफ से, है ना।
तो ये इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये कुछ दो जो इसके मेन टॉपिक हैं इक्वालिटी के, है ना। लॉ की नज़र में सारे बराबर हैं और उन सबको बराबर ही प्रोटेक्शन मिलेगा, किसी को ज़्यादा नहीं, किसी को कम नहीं। देन राइट टू फ्रीडम, है ना। फ्रीडम मतलब आज़ादी, फ्रीडम का मतलब होता है आज़ादी। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, हम जो चाहें वो बोल सकते हैं। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, हम जहाँ चाहें वहाँ जा सकते हैं। फ्रीडम ऑफ एम्प्लॉयमेंट, हम जो चाहे वो एम्प्लॉयमेंट ले सकते हैं, है ना, जो चाहे वो नौकरी कर सकते हैं। पहले क्या हुआ करता था, जैसे था ना कि जो किंग होता है, किंग का बेटा वापस किंग बनेगा, है ना। कोई ब्लैक स्मिथ है ना, तो उसका बेटा वापस ब्लैक स्मिथ बनेगा, है ना। तो इस तरीके से उनकी फैमिली के अंदर ही जो उनका फैमिली का जो भी ऑक्यूपेशन है, फैमिली का जो भी ऑक्यूपेशन है वही चलता रहेगा, वही आगे वाले को करना पड़ेगा, चाहे आगे वाले को वो पसंद आए या ना आए। लेकिन जब ये राइट टू फ्रीडम आ गया, तो राइट टू फ्रीडम के हिसाब से आप क्या कर सकते हो, जो चाहे वो एम्प्लॉयमेंट ले सकते हो, जहाँ चाहे आप जा सकते हो। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है ना। फ्रीडम हर जगह, हर तरह की फ्रीडम आपको दी गई है इसमें। फिर फ्रीडम अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, अब आपको कोई भी एक्सप्लॉयट कर रहा है, चाहे वो कोई गवर्नमेंट ऑफिसर हो या फिर कोई हमारा रिप्रेजेंटेटिव हो, है ना। एक्सप्लॉयट करने का मतलब हमारा शोषण करता है ना, चाहे वो मेंटली हो, फिजिकली हो, किसी भी तरीके से अगर कोई भी तरीके का एक्सप्लॉयटेशन होता है तो हम उसका विरोध कर सकते हैं ना। हमको उसके खिलाफ एक राइट दिया गया है कि आपको राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, आप एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ कोई भी एक्शन ले सकते हो अगर आपको कोई भी फिजिकली, मेंटली किसी भी तरीके से एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, आपका शोषण होता है तो, है ना। ये भी एक बेसिक राइट है। देन फ्रीडम ऑफ रिलीजन, रिलीजन का मतलब वही है कि भाई आपका जो भी रिलीजन है, पहला तो ये कि आप जो चाहो वो रिलीजन ले सकते हो, है ना। ऐसा नहीं कि आपके फादर का रिलीजन हिंदू है तो आपको हिंदू ही रखना बहुत ज़रूरी है ना। कॉन्स्टिट्यूशन में आपको पूरा राइट दिया गया है कि आप अपना कोई भी रिलीजन चूज़ कर सकते हो, चाहे वो आपका फादर से रिलेटेड हो या ना हो, आपको जो रिलीजन पसंद आए वो कर सकते हो। पहला तो ये हो गया। दूसरा ये हो गया कि अगर आपका कोई रिलीजन है और आप उसको प्रमोट करना चाहते हो, है ना, आप कोई स्कूल खोलना चाहते हो, आप कोई इंस्टीट्यूशन खोलना चाहते हो उसको प्रमोट करने के लिए, तो आप खोल सकते हो। उसके लिए सरकार कोई एक्स्ट्रा चार्ज आप पर नहीं डालेगी, है ना, उसके लिए सरकार आपको रोक नहीं सकती। तो पहला तो फ्री अडॉप्शन हो गया, फ्री अडॉप्शन ऑफ एनी रिलीजन, है ना। दूसरा फ्री टू प्रोपोगेट, है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर फ्री टू अडॉप्ट एनी टाइप ऑफ रिलीजन एंड देन नेक्स्ट यू आर फ्री टू प्रोपोगेट दैट रिलीजन, राइट। आप फ्री हैं उस रिलीजन को प्रोपोगेट करने के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए। इफ़ यू वांट टू ओपन एनी इंस्टीट्यूशन और एनी स्कूल यू कैन डू दैट। Then cultural and educational right. Now you have some cultural and educational right. Every person has distinct culture, right? Our different state, है ना, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, they have different type of culture. What is culture? Culture is a type of living style, है ना, हम किस तरीके से रह रहे हैं, टाइप ऑफ क्लोथ्स वी वेयर, टाइप ऑफ फूड वी ईट, है ना, हम कैसा खाना खाते हैं, हम किस तरीके से रहते हैं, तो ये सारे कल्चर में आते हैं। तो वी आर फ्री टू रिजर्व, है ना, फ्री टू प्रिजर्व आवर कल्चर, हम अपने कल्चर को बचाने के लिए फ्री हैं, है ना। कल्चर को बचाने के लिए जो कुछ भी करना पड़े वी कैन डू दैट। एंड प्लीज़ रिमेंबर दैट वन थिंग, दैट यू आर नॉट डूइंग एनी हार्मफुल थिंग्स टू अदर्स, है ना। आप किसी दूसरे के कल्चर को डिमोट नहीं कर सकते, अपने कल्चर को बढ़ाने के लिए आप दूसरे के कल्चर को डिमोट नहीं कर सकते। इफ़ यू वांट टू प्रमोट योर कल्चर देन यू हैव टू डू दैट ऑन योर ओन, है ना। यू कैन नॉट डिमोट एनी अदर्स कल्चर, कोई दूसरे के कल्चर को आप अपना कल्चर बढ़ाने के लिए डिमोट नहीं कर सकते। और एजुकेशनल राइट, पहला तो आप अपने कल्चर को बचा सकते हो, सेकंड आपको एजुकेशनल राइट है। आप 14 तक की एज के जो भी बच्चे हैं, है ना, बिलो 14, तो वो उनको फ्री एजुकेशन का राइट दिया हुआ है सरकार ने, है ना। आप अपना फ्री एजुकेशन ले सकते हो। अगर 14 से कम उम्र के बच्चों को काम कराया जाता है ना, चाइल्ड लेबर जो है दैट इज़ इलीगल, है ना। तो आपको एजुकेशनल राइट है, आपको एजुकेशन पाने का पूरा अधिकार है। देन कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, अब कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ क्या होता है,
हमने ये राइट तो दे दिए, है ना, 5 राइट दे दिए कि आपको इक्वालिटी का अधिकार है, आपको फ्रीडम का अधिकार है, आपको एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट आपको राइट है ना, रिलीजन को प्रोफेस करने का राइट है, आपको एजुकेशन का राइट है, कल्चर का राइट है। अब इन कल्चर ये राइट हमने दे तो दिया, अब इनको सिक्योर कौन करेगा? हमने दे दिए, अगर इनका कोई विरोध करता है या फिर हमारे साथ कोई बुरा करता है, इनमें से कोई एक राइट फॉलो नहीं हो रहा, हमको इक्वालिटी नहीं दी जा रही है, फिर फ्रीडम नहीं दी जा रही, तो हम क्या करेंगे? तो हमें ये राइट दिया गया कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, है ना। ये क्या है? सोल है, सोल ऑफ ऑल दीज राइट। इन सभी राइट, ये जो सारे राइट हैं ये इस कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी के बिना मीनिंगलेस है। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी नहीं होगी तो इन सब राइट का कोई मतलब नहीं है। अब रेमेडी का मतलब क्या है कि हमको ये राइट दे दिए गए और इनमें से किसी एक भी, जैसे हमको इक्वालिटी नहीं दी जा रही, तो हम क्या करेंगे? हम ये राइट का इस्तेमाल करेंगे। इसमें क्या है? आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो डायरेक्ट, है ना। वैसे तो हम किसी भी प्रॉब्लम के लिए डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन ये जो जैसे सब ऑर्डिनेट कोर्ट होते हैं ना, जैसे कुछ कोर्ट होते हैं, जैसे कुछ ऐसे मामले होते हैं जैसे जिनको हम पहले सब ऑर्डिनेट कोर्ट में जाना पड़ता है, फिर हाई कोर्ट में जाता है, फिर सुप्रीम कोर्ट में वो लेवल जाता है। लेकिन ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स के लिए हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में अपनी अर्जी दे सकते हैं, ऐसा इस कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी में लिखा हुआ है। और सुप्रीम कोर्ट हैज़ टू गिव, सुप्रीम कोर्ट हैज़ टू गिव इट्स ज्यूरिडिक्शन, इनको अपना फैसला देना ही पड़ेगा इन द फेवर ऑफ दीज फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट्स के फेवर में दे हैव टू गिव दैट ज्यूरिडिक्शन, है ना, उनको अपना ज्यूरिडिक्शन देना ही पड़ेगा। तो सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट जाने का फ़ायदा क्या है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कोई कोर्ट ही नहीं है ना, सबको ये बात माननी ही पड़ेगी, तो इसका जल्दी से जल्दी फैसला हो सकता है। पहले तो हम सब ऑर्डिनेट कोर्ट में जाएं, है ना, पहले तो हम सब ऑर्डिनेट कोर्ट में जाएं, फिर उसका फैसला हमको पसंद नहीं आया तो हम हाई कोर्ट में जाएं, फिर उसका फैसला हमको पसंद नहीं आया तो हम सुप्रीम कोर्ट में जाएं, है ना। तो ये प्रोसेस बहुत ही लंबा हो जाता है, तो इसमें हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और अपना जल्दी से जल्दी इसमें फैसला ले सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट के पास कुछ रिट होते हैं, क्या होते हैं? रिट्स। ये रिट्स के थ्रू हमारे इन फंडामेंटल राइट को सिक्योर करता है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी का क्या मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको एक रेमेडी दे रखी है। रेमेडी का मतलब होता है उपचार, है ना। उपचार दिया हुआ है कि अगर आपके इनमें से कोई भी राइट को फॉलो नहीं करते हैं तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाकर अर्जी दे सकते हो और सुप्रीम कोर्ट को उसमें अपना ज्यूरिडिक्शन देना ही पड़ेगा। ये जो फंडामेंटल है इसमें सोल राइट किसको है? सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को। फंडामेंटल राइट्स को लेकर सिर्फ कौन अपना निर्णय दे सकता है? सुप्रीम कोर्ट। ओके, हाई कोर्ट्स को भी कुछ राइट्स हैं, लेकिन अल्टीमेट जो है वो राइट किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास, है ना। तो ये थे फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स अब कुछ होते हैं DPSPs, है ना। फंडामेंटल राइट्स तो क्या है? बेसिक राइट्स हैं, जब हमको आज़ादी मिली थी तब उन्होंने हमको दे दिए थे। अब DPSPs क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल टू द स्टेट पॉलिसी, है ना। अब क्या हुआ था, हमारे पास ये फंडामेंटल राइट्स जो है ना, ये हमारे पास पॉलिटिकल राइट है। ये क्या है? पॉलिटिकल राइट्स है ना। ये क्या है? हमारे पास पॉलिटिकल राइट्स है। अब क्या हुआ था, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे कि हमको सोशल और इकोनॉमिकल राइट भी दिए जा सकें। तो हमें क्या किया उन्होंने? कुछ DPSPs दिए, है ना। DPSPs दिए। DPSPs क्या है? ये भी कुछ तरीके के राइट्स ही हैं लोगों के, लेकिन इसमें क्या है, ये बाइंडिंग नहीं है सरकार पर। अगर सरकार इनमें से कुछ अगर इम्प्लीमेंट नहीं करती है ना, कोई ऐसा लॉ बनाती है जो इनके खिलाफ हो, तो सरकार बाइंड है ना, जो सुप्रीम कोर्ट होगा वो उस लॉ को हटा सकता है। लेकिन ये जो DPSPs में जो राइट लिखे हैं, अगर सरकार इनके खिलाफ कोई लॉ बना देती है तो सुप्रीम कोर्ट उस लॉ को मना नहीं कर सकता, है ना। वो हमारी गवर्नमेंट पे ये DPSPs बाइंडिंग नहीं है। फंडामेंटल राइट्स क्या है? हमारी गवर्नमेंट पे बाइंडिंग है, उनको ये मानने ही पड़ेंगे। लेकिन DPSPs वो सरकार पर डिपेंड करता है कि वो माने या नहीं माने, है ना। लेकिन ये क्या है? ये हमारे सोशल और इकोनॉमिकल राइट्स हैं। सोशल और इकोनॉमिकल राइट्स हैं।
ये क्या है हमारे पॉलिटिकल राइट्स हैं, है ना, और ये हमारे सोशल और इकोनॉमिकल राइट हैं। पॉलिटिकल राइट्स तो हमारी गवर्नमेंट पर बाइंडिंग है, उनको ये मानने ही पड़ेंगे, इनके खिलाफ वो कोई लॉ नहीं बना सकते। लेकिन इसमें कुछ ऐसे हैं, जैसे भाई कुछ ऐसे हो गए जैसे इन्वायरमेंट, इसमें हमको एक सेफ इन्वायरमेंट का अधिकार दे रखा है ना, कि लोगों को सेफ एनवायरनमेंट का अधिकार है। लेकिन हमने कोई ऐसी, सरकार ने कोई ऐसी इंडस्ट्री बनाने का लॉ बना दिया जो एनवायरनमेंट में प्रदूषण फैला रही है, पॉल्यूशन फैला रही है, तो सुप्रीम कोर्ट उसको डायरेक्टली मना नहीं कर सकती कि आप ऐसी कोई पॉलिसी नहीं बना सकते, आप ऐसी कोई इंडस्ट्री नहीं बना सकते, है ना। तो लेकिन अगर सरकार कोई ऐसा लॉ बनाती है जिसमें किसी एक सेक्शन को ज़्यादा प्रिविलेज दे रहे हैं, इक्वालिटी नहीं दे रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट उस लॉ को डायरेक्टली, उस जो भी पॉलिसी होगी उसको डायरेक्टली हटा देगी, अबॉलिश कर देगी। लेकिन इसमें वो डायरेक्टली अबॉलिश नहीं कर सकती। ये डायरेक्टिव्स हैं, है ना, एक तरीके से दिशा निर्देश हैं कि भाई सरकार को इनको मानना चाहिए, इनको ध्यान में रखना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि वो इन्हें ध्यान में रखे, लेकिन फंडामेंटल राइट्स को दे हैव टू कीप इन देयर माइंड, है ना। फंडामेंटल राइट्स को उनको अपने दिमाग में रखना ही होगा। अगर इनमें से कोई भी वायलेशन होता है, कोई भी वायलेशन होता है, तो वो क्या करेंगे, सुप्रीम कोर्ट उस लॉ को हटा देगा। तो DPSPs एक तरीके से राइट्स ही हैं, लेकिन वो बाइंडिंग नहीं है सरकार पर, उनको वो चाहे तो मान सकते हैं। अब क्यों नहीं है बाइंडिंग्स, ये भी ज़रूरी तो है ही, पर क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे उस टाइम, इतना पैसा नहीं था कि हम इनको भी लागू कर पाएँ। तो सरकार ने ये जो कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाने वाले लोग थे, असेंबली के लोग थे, उन्होंने ये सरकार पर छोड़ दिया कि आप आगे जाकर इनको भी फॉलो कर सकते हो। तो ये कुछ फंडामेंटल राइट्स और DPSP के बारे में था। देन नेक्स्ट इज सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म का मतलब होता है स्टेट किसी पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट नहीं करेगा, है ना। स्टेट का मतलब होता है हमारा जो इंडियन स्टेट है, इंडियन जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, उसमें कोई भी पर्टिकुलर रिलीजन को, है ना, पर्टिकुलर रिलीजन को कोई भी खास प्रमोट नहीं करेगा, है ना। सारे रिलीजन सरकार के लिए बराबर होंगे, चाहे वो हिंदुज़म हो, है ना, जैनिज़्म हो, बुद्धिज़्म हो, कोई भी रिलीजन हो, सारे के सारे इक्वल होंगे। वो किसी भी एक रिलीजन को प्रमोट नहीं करेगा, किसी भी एक रिलीजन को डिमोट नहीं करेगा। सो दिस वाज योर चैप्टर विच इज़ completed. So next chapter we will do in the next session.